सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टाइप करें टेट सीटेट क्लास या फिर @टेट सीटेट क्लास। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं जो अभी तक अपलोड मैंने किए हैं तो आपको टाइप करना होगा यूट्यूब या गूगल पर सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बाय अविचल सर, या फिर आप टाइप कर सकते हैं यूपी टेट के लिए यूपी टेट ईवीएस बाय अविचल सर, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मूव करते हैं हमारे कंटेंट पे। तो आगे एनसीईआरटी में यहाँ पे कर्नाटक के एक गांव की बात की गई है, तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ध्यान रखना है कि कर्नाटक का कौन सा गांव है। तो कर्नाटक का होलगुंडी एक गांव है और इस गांव में पानी की समस्या है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्नाटक में होलगुंडी गांव है जहां पे पानी की समस्या है, और इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको थोड़ा और ध्यान रखना होगा कर्नाटक कहाँ पड़ता है। यहाँ पे हमारा केरला है और ये तमिलनाडु है, और ये पूरा यहाँ पे एरिया क्या है, कर्नाटक का एरिया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कर्नाटक के आसपास के कौन कौन से स्टेट हैं, इतना भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है प्लांट के रूट के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनमें स्टेम होती है और उनकी रूट्स बहुत गहराई तक अंदर जाती हैं मिट्टी में पानी की खोज के लिए। यहाँ पे इस बात को डिस्कस करना कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। इस उम्र के जो बच्चे हैं, यानी जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो क्लास 3 से 5 तक के लिए पढ़ते हैं, उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जड़ें मिट्टी में पानी को एब्जॉर्ब कैसे करती हैं। तो इसीलिए टीचर को थोड़ा आसान तरीके से समझाना चाहिए कि किस तरीके से मिट्टी से जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन थोड़ा अगर हम इस एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्लांट के अंदर जो पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू, कुछ ऊतक होते हैं, ठीक है। इन ऊतक की अगर बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम, आप लोगों ने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम का मेन काम क्या होता है? जाइलम एक प्लांट टिश्यू है, प्लांट ऊतक है। इसका मेन काम होता है कि पानी को यानी जल को ऊपर तक प्लांट बॉडी में पहुंचाना। और जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है कि जो भी पत्ती ने खाना बनाया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको स्टोर करना। तो अगर आपसे पूछे वो कौन सा पादप ऊतक है, कौन सा पादप टिश्यू है जो प्लांट में रूट से लीफ तक, पत्ती तक पानी को ले जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? जाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि ये सारी बातें प्राइमरी के विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए टीचर को उनको आसान भाषा में और सही तरीके से समझाना चाहिए। बस इसमें यही बात की गई है। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसको डिज़र्ट ओक या फिर रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे ये रेगिस्तान में उगने वाला एक पेड़ है, और ख़ासकर अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नाम क्या है उसका? डिज़र्ट ओक या रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई बच्चों की क्लास, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो स्कूल है उसका जो बिल्डिंग है उसकी क्लास की दीवार के लगभग होती है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 10 से 12 फीट के आसपास की दीवार होती है, तो लगभग उतनी ही इसकी ऊंचाई हो सकती है। उसके बाद अगर देखें तो इस पेड़ में पत्तियां ज़्यादा नहीं होती हैं, पत्तियां कम होती हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि हाँ पत्तियां ज़्यादा नहीं हैं, पत्तियां बहुत कम होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ऐसे 30 पेड़ को काट दिया जाए और उन 30 पेड़ को इस तरीके से एक एक करके रख दिया जाए। तो 30 पेड़ को काटने से, एक एक करके लाइन में रखने से जो लंबाई, जो लेंथ मिलेगी हमको, ठीक है, जो हमको लंबाई मिलेगी उस लंबाई की इतनी लंबी जड़ें होती हैं। यानी जितनी 30 पेड़ को काटने से जो लंबाई बनेगी उतनी लंबी इस पेड़ की जड़ें होती हैं, और वो कब तक ज़मीन में इंटर करती रहती हैं? जब तक पानी न मिल जाए। तो पानी की खोज के लिए इस पेड़ की जड़ें बहुत लंबी होती हैं और पानी की खोज करने के लिए मिट्टी में गहराई तक पहुंचती रहती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से कि क्या इस पेड़ की जड़ें बहुत लंबी होती हैं? तो बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। आगे अगर यहाँ पर हम देखें तो यह पानी पेड़ के तने में स्टोर करके रखता है। यानी जो इसका तना है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्योंकि डिज़र्ट में पानी तो होता नहीं है, अगर पानी की कमी रेगिस्तान में पड़ गई तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने में एक पाइप को घुसेड़ करके फिर पानी निकाल लेते हैं और पानी पी लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यानी ये जो पेड़ है, ओक का पेड़ है, ये अपने तने में पानी को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे बस वही बात कही गई है कि उस इलाके में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं
कि ये अपने तने में पानी को स्टोर कर लेता है। जब भी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे यही बात की गई, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात की गई है एक फेस्टिवल की जिसका नाम है माघ बिहू। पेपर में खासकर बिहू ही पूछा जाता है। तो बिहू फेस्टिवल जो है वो 14 से 15 जनवरी के बिटवीन मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन ये आता है। तो ये असम में मनाया जाता है। कहाँ पे, असम में ये मनाया जाता है। और इसके पहले दिन को उरुका कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि उरुका क्या होता है। तो बिहू फेस्टिवल का जो पहला दिन होता है उसको उरुका कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में काफ़ी कुछ यहाँ पे भोजन का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ विशेष रूप से एक चावल की किस्म है, एक चावल की बहुत ही शानदार किस्म है जिसको बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बोरा। ये सारे टर्म आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन में आते हैं। तो बोरा जो है वो है क्या, असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म जिसको बोरा कहते हैं, जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक चावल की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है, तो वो बोरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मिड डे मील के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि बच्चों का हक मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। उनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए ही जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगता है। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। और वो फैसला ये था कि जो प्राइमरी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है, ऐसा प्रस्ताव दिया। तो फिर मिड डे मील की कहानी आप लोग समझ गए। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में है जो कमेंट करके आप लोग लिखेंगे। मिड डे मील में अगर मिड डे मील के बारे में कुछ शिकायत करनी हो तो शिकायत किस पोर्टल पे, कौन सी वेबसाइट पे या कहाँ करेंगे आप, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शिकायत दर्ज करने के लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर है गवर्नमेंट का, कि उस नंबर पे हम कॉल करके, कोई वेबसाइट है या कोई ईमेल आईडी है कि उस पर हम मेल करके या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये 2 आपको होमवर्क हैं जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे बात की गई है लंगर के बारे में। हम सब जानते हैं लंगर क्या होता है। लंगर जो होता है एक विशेष तरीके से जब सभी लोग एक साथ मिल करके खाना खाते हैं गुरुद्वारा में, उसको लंगर कहा जाता है, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं कि लंगर की शुरुआत सबसे पहले कौन से सिखों के गुरु ने की थी। कोई एक सिखों के गुरु थे और हम जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु कौन थे, जो प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक थे और जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो इनमें से 1 से 10 तक के गुरु के बीच में ही गुरु हैं जिन्होंने लंगर की शुरुआत की थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक पोचमपल्ली टाउन में एक विशेष गांव है मुक्तापुर, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुक्तापुर जो एक गांव है वो कहाँ पड़ता है, वो पोचमपल्ली में पड़ता है। पोचमपल्ली एक टाउन है तेलंगाना में। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पोचमपल्ली कहाँ है, असम में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। तो पोचमपल्ली कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि पोचमपल्ली जो है, यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुनकर हैं, वो बीवर हैं, ठीक है। पोचमपल्ली में ज़्यादातर लोग क्या हैं, बुनकर हैं, इसीलिए बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो ये बुनाई होती है इसको पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं, यानी जो बुनाई का काम है ये बहुत प्राचीन समय से इस गांव के लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको याद रखनी पेपर के लिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक कुट्टन नाम का लड़का है जो केरल में रहता है, ठीक है, केरल में रहता है। और ये बोल रहा है कि मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, इलायची, छोटी इलायची की बात यहाँ पे हो रही है, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि जो मसाले हैं या मसालों का बगीचा है वो कौन से स्टेट में है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे केरल की बात हो रही है, ठीक है। वैसे साउथ में अगर हम बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी मसाले उगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में विशेष रूप से केरल की बात हो रही तो आप लोग केरल को ही ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से मसालों की बात हो रही है। तेज पत्ता की बात हो रही, छोटी इलायची की बात हो रही, बड़ी इलायची की बात हो रही है और काली मिर्च की बात हो रही है। ये सब कहाँ है, केरल में है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं। तो आगे यहाँ पे काफ़ी
इन्फॉर्मेटिव और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अलग अलग कीटों के बारे में, चींटियों के बारे में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है और एक लंबी लाइन सी बन जाती है। तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जब चींटियाँ चलती हैं तो चींटियाँ एक कतार में, एक लाइन में इस तरीके से आगे चलती रहती हैं। ठीक है, अगर हम एक काम कर रहे हैं, अगर हमने मान लेते पेंसिल से या फिर खड़िया से, चौक से, अगर हम उस लाइन को बीच से ब्रेक कर दें, अगर वहाँ पे कुछ हम लिख दें या क्रॉस लगा दें या लाइन खींच दें तो लाइन वो टूट जाती है। इसका मतलब कोई न कोई एक पदार्थ था, जो पदार्थ लगातार सिक्रीट हो रहा था, निकल रहा था, और उसी के द्वारा उनको जानकारी मिल रही थी, वो सभी कतार में जा रही थी। अगर हम देखें साइंस में तो उस पदार्थ को फेरोमोन्स कहा जाता है। फेरोमोन्स विशेष प्रकार के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कीट पतंगे छोड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे आगे अगर पढ़ेंगे हम तो कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, यानी जब समय आता है प्रजनन का, जब समय आता है रिप्रोडक्शन का, तो कुछ मादा कीड़े कुछ विशेष गंध छोड़ते हैं और उस गंध को नर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पहचान करके उनके पास पहुंच जाते हैं। अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान रहे हो? तो मच्छरों से परेशान कौन नहीं रहता है। बहुत सारे बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती हैं। जैसे अगर हम डेंगू की बात करें, जो डेंगू बीमारी है वो मच्छरों से होती है। लेकिन कौन से मच्छर से होती है, तो ये नाम ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। तो वो एडीज़ एजिप्टी मच्छर है। कौन सा है? एडीज़ एजिप्टी मच्छर से होती है डेंगू। अगर आपसे बोले कि जो मलेरिया है वो किससे होता है, तो वो भी मच्छर से होता है। कौन सा मच्छर है? तो एनोफिलीज़ मच्छर है। कौन सा है? एनोफिलीज़ मच्छर से मलेरिया होती है। अगर आपसे बोले चिकनगुनिया कौन से मच्छर से होता है, तो चिकनगुनिया भी एडीज़ एजिप्टी मच्छर से होता है। और ख़ास बात यह है कि जितने भी ये मच्छर रोग फैलाते हैं, जो काटते हैं, वो फीमेल मॉस्किटो ही होती है, मादा मच्छर ही होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान रहे हो? तो बिल्कुल सही बात है, रहे हैं। तो यहाँ पे और बोला है सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ बैठे हो या कहाँ पे हो। तो यहाँ पे आंसर में दिया गया कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। यानी मनुष्य या जानवर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, उस गंध से मच्छर ढूंढ सकते हैं, या फिर जो तलवे होते हैं या फिर शरीर की गर्मी होती है उससे मच्छर उस व्यक्ति को या जानवर को ढूंढ लेते हैं और उसका खून चूसते रहते हैं। और इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ये सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीड़ा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं सिल्क वॉर्म हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। इसका मतलब कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिल्क वॉर्म होता है, अगर मेल सिल्क वॉर्म है और वो फीमेल सिल्क वॉर्म को कितने दूर से पहचान सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कई किलोमीटर की बात हो रही है। तो मेल सिल्क वॉर्म, नर जो रेशम का कीड़ा है, वो मादा रेशम के कीड़े को काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर से, कई किलोमीटर से पहचान सकती है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और वैसे हम जानते हैं कि रेशम का कीड़ा क्या करता है? रेशम का निर्माण करता है, यानी सिल्क का निर्माण करता है। और हम सब जानते हैं कि सिल्क पहली बार कहाँ खोजी गई, सिल्क का पहली बार कहाँ उत्पादन किया गया, तो वो चाइना में किया गया। और चाइना ने ये तरीका कि जो सिल्क बनाने का जो तरीका है उसको पूरे विश्व से कई सालों तक छुपा के रखा। आज अगर हम जानें तो सेरीकल्चर, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेरीकल्चर एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, सिल्क को उत्पादन करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म के द्वारा सिल्क को उत्पादन करवाते हैं। तो सिल्क वॉर्म, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो कौन से पत्ते पर बैठता है और उसके बाद में लार अपने बॉडी पे लिपेटता रहता है जिससे कोकून बन जाता है, तो आंसर होगा सहतूत का पत्ता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सहतूत का पेड़ होता है, सहतूत का पत्ते के ऊपर ये सिल्क वॉर्म आके उसको खाता रहता है और लार निकाल के अपने ऊपर लपेटता रहता है। उससे फिर डब्बा जैसा बन जाता है कोकून, और उसी के अंदर ये कीड़ा होता है। उसके बाद में ये बाहर निकल के उड़ जाता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि क्योंकि सिल्क जो है प्राकृतिक रूप से ज़्यादा प्राप्त करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा सिल्क की है क्योंकि सिल्क बहुत सॉफ्ट होती है,
इसी वजह से सिल्क को कृत्रिम रूप से भी तैयार किया गया है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रेयॉन को कहते हैं। क्या है? रेयॉन। रेयॉन एक विशेष प्रकार का पॉलीमर है, एक बहुलक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कृत्रिम सिल्क कहते हैं। क्या है? रेयॉन। ठीक है, तो ये विशेष बात है जो एनसीईआरटी की इस किताब से थोड़ा सा एडवांस है, ज़्यादा है, पर आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो मॉस्किटो है, जो फीमेल मॉस्किटो जो खून चूसती है, जो खून पीती है, वो क्यों, वाई, वो खून क्यों पीती है? आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप सब जानते हो कि कुत्ते जो होते हैं वो जगह जगह पर टॉयलेट करते रहते हैं और उसके बाद में वो कहीं न कहीं स्थानों पर सूंघते रहते हैं। ठीक है, यानी स्निफिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? तो जाहिर सी बात है, जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे सबने देखा होगा, यहाँ वहाँ हर जगह देखा होगा। सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा, कुत्ता आखिरकार किस चीज़ को स्निफ कर रहा है, क्या सूंघ रहा है, क्या स्मेल कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। सड़कों पर या इलाकों पर या कहीं न कहीं क्षेत्रों में कुत्ते जहाँ रहते हैं उनका भी अपना इलाका होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया हुआ है। तो इस तरीके से कुत्ता जो होता है अपना मल और मूत्र त्यागता रहता है। खासकर मूत्र की बात करें तो ज़्यादातर मूत्र ही त्यागता रहता है और उससे वो अपने एरिया को लोकेट करता रहता है। अगर कोई भी कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते के इलाके में चला जाएगा तो वो जो कुत्ता है दूसरे इलाके वाला, वो उसके मलमूत्र से उसको पहचान लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुत्तों की बात की गई है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि पहली बार मनुष्य ने सबसे पहली बार कौन से पशु को पाला, यानी जब ह्यूमन सभ्यता, मानव सभ्यता स्टार्ट हुई तो सबसे पहली बार जो पालतू कोई पशु बनाया गया वो कौन सा पशु था? क्या वो कुत्ता था, या वो काऊ गाय थी, या वो घोड़ा हॉर्स था, या फिर वो कोई अदर एनिमल था? तो आप लोग बताएंगे कि पहली बार मनुष्य ने कौन से जानवर को पाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको डिस्कस हमने कर लिया है और आई होप कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखें और फ्रेंड्स में रिकमेंड भी करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।